वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डिक्की सिंह। भाई साहब, मानवता चैनल में आज हम खास मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं। मैं इस वक्त गुजरात राजकोट में हूं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। उन सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। क्या नाम सर, आप अपना परिचय बताएं और आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, सत श्री अकाल। जी, आपका सर? गुजरात राजकोट से गोपाल चावड़ा जय भीम। शैलेश परमार, अनुजाति पड़ोसी मंडली के चेयरमैन। मावजी भाई राक्षे राजकोट गुजरात से जय भीम। सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संवैधानिक पदयात्रा, विभिन्न मुद्दों को लेकर राजकोट से लेकर गांधीनगर तक 500 किलोमीटर की पदयात्रा भूखे रहकर, ये एक ऐतिहासिक पदयात्रा है। आज तक लोगों ने बैठ करके धरने पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए हैं, लेकिन भारत के इस गुजरात राज्य में एक ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत हमारे बहुजन समाज के लोगों ने की है। वो ऐतिहासिक यात्रा ये है कि भूखे रहकर पद यात्रा करने की तैयारी की है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो आज हम सभी बुद्धिजीवियों से, क्रांतिकारी साथियों से हम बारी बारी से उनके विचार जानना चाहेंगे। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम अमेरिका से जुड़े हुए हैं और देश विदेश में देख रहे सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी जातिवाद को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं हमारे महिलाओं के ऊपर में। अभी आप देखे होंगे कि मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जी, जो अच्छे कपड़े पहनते थे, मूछ रखते थे, उसको नाइफ से गोद गोद करके उसकी हत्या कर दी गई, निश्चित हत्या कर दी गई। तो ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमारे यहाँ के क्रांतिकारी साथियों ने ये ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत कल करने जा रहे हैं। उसको भी हम लाइव प्रोग्राम कल करने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में एक्स एमएलए हमारे सिद्धार्थ परमार साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में अभी आने वाले हैं। उनके मीडिया का तबीयत खराब है, तो मैं हमारे साथ जुड़े मेहमान जी का मैं स्वागत करता हूं और आज के इस पद यात्रा के संदर्भ में विचार सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे भारत देश में 3000 साल से एक वर्ग विशेष हम लोगों को, जो यहाँ के मूल रहवासी, गुलाम बना के रखा और अथक कठिन परिश्रम से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमें मुक्त किया था। इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद देश को आजादी मिली। आजादी के बाद सर्वसम्मत एक संविधान पारित किया गया था। समतामूलक, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित संविधान को मान्यता मिली थी। उस समय के सभी राजनेताओं ने इस संविधान को लागू कर दिया था, लेकिन वही मनुवाद आज हमारे देश में फिर से, जो 3000 साल पहले था, पेशवाओं के समय में था। पेशवाओं के समय में मुंह में मटका और कमर में झाड़ू लटका के हमें घुमाया जाता था। उसके बगैर हम घर के बाहर निकल नहीं सकते थे। फिर से वो पेशवाई इस देश में मनुवादी लोग लागू करना चाहते हैं। इस पेशवाई का विरोध करने के लिए जो संविधान दत्त संवैधानिक अधिकार हमें जो मिले, उस अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग राजकोट से 1 अप्रैल 2022 को 4 बजे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास से
पैदल भूखे रहकर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का नेतृत्व और इस यात्रा का मुख्य जो आयोजक है, इनके दादाजी भी परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में सारा भारत घूमकर आंदोलनरत थे। उनके पिताजी 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ऐतिहासिक धम्म दीक्षा में शामिल होकर धम्म दीक्षा लिए थे। उनकी शादी होने के मात्र 5 दिन बाद वो राजकोट से श्रीलंका बौद्ध भिक्षु बनने के लिए चले गए थे। भारत भर के मात्र 6 लोग उस समय में उनके साथ में थे। उनमें से एक सिद्धार्थ भाई परमार के पिताजी रवजी भाई परमार ये भी थे। उनके पुत्र सिद्धार्थ भाई परमार एक्स एमएलए, जिन्होंने अपने समाज के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, समाज के रक्षा हेतु, समाज के उद्धार हेतु अपने एमएलए पद को ठुकरा कर उस समय की वर्तमान सरकार के विरुद्ध में बंड किया और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उसके विरुद्ध बंदूक उठाओ आंदोलन करके उनको जतला दिया कि नहीं, हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, समाज के लिए हम लड़ने वाले हैं, हम बिकाऊ और गुलाम नहीं है। उन्हीं सिद्धार्थ भाई परमार के साथ में हम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सारे वंचित बहुजन पीड़ित लोगों से अपील है, इस यात्रा को एक अंतिम लड़ाई समझकर भरपूर सहयोग प्रदान करें। सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। जी बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में ये थे नागपुर से राहुल कांबले साहब, जो अपनी इस पदयात्रा में नागपुर से पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से। हम आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक्स एमएलए सिद्धार्थ परमार साहब, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं राजकोट गुजरात की धरती से, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमेरिका के स्टूडियो से। और आज के इस पदयात्रा के संदर्भ में विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस प्रोग्राम के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, उनको बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक ये पदयात्रा चलेगी। तो मैं सिद्धार्थ परमार का वॉइस ऑफ मानवता चैनल, जो हमारा चैनल भी उसी के अनुरूप है, तो मैं इस चैनल में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भीम, सत श्री अकाल। जय भीम, नमोदय साथियों। मैं गुजरात के राजकोट से सिद्धार्थ परमार, पूर्व विधायक। दोस्तों, आप विदेश में हैं, लेकिन भारत की धरती पर बहुजन समाज जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में देश के हर राज्य में हर कोई अपनी अपनी तरीके से लड़ रहा है। आप वहां से हमें जो हिम्मत और हौसला देते हो, उसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि देश के बाहर हमारी जो भी आवाज है वो आप तक आपके द्वारा ही पहुंचती है। खास बात यह है कि पिछले 5-6 साल से ये देश जिस राह से गुजर रहा है उससे हम सब वाकिफ है। इस देश को हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है, यानी वही मनुस्मृति वाला संविधान इस देश में लागू हो, ताकि इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको एक तरीके से गुलाम बनाकर रखा जाए। वही पुरानी वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू करने के लिए देश के कुछ हित शत्रु संस्थाएं आज देश में बहुत पावरफुल होकर कार्यरत है। ये चाहते हैं कि ओबीसी शूद्र हो जाए फिर से वही वर्ण व्यवस्था के रूप से,
अनुसूचित जाति जनजाति है वो अति शूद्र होकर वर्ण के बाहर रहे, और जो माइनॉरिटी के हमारे समाज के माइनॉरिटी के भाई है जो इस देश के, उनको इस देश में दूसरे स्थान का नागरिकत्व प्राप्त हो ताकि उनके पास से वोट के अधिकार छीन लिए जाए। तो इन सब विडंबनाओं के सामने हम लोग लड़ रहे हैं। कल यानी 1 अप्रैल हमारे लिए ये पूरा महीना पवित्र महीना रहता है। महामानव हमारे उद्धारक परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का इसी महीने में जन्मदिन है, और इस महीने को हमने इसलिए चुना कि हमें याद रहे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने परिवार, अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर इस देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया है। लोकशाही का सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जरिए इस देश को मिला है। कल से हमारी जो यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा में हमारी जो भी डिमांड है वो है तो गुजरात के मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन वो 10 डिमांड जो है हमारी, उससे हम पूरे भारत को एक तरीके से आंदोलित करना चाहते हैं। उस पर कई मुद्दे हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं। 2 मुद्दों की मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। एक ये है कि ओबीसी की जनगणना इस देश में होनी चाहिए। ओबीसी कितने % है वो इस देश को पता चलना चाहिए, और ओबीसी के जनगणना के माध्यम से जनगणना के बाद ओबीसी की संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति जो समाज है, वो अनुसूचित जाति समाज में बहुत सारी सब कास्ट है, जिसके कारण ये लोग हमें तोड़कर अपनी रोटियां पका रहे हैं। एक कास्ट के व्यक्ति को आगे किया सब कास्ट के, दूसरा उसके सामने आ जाता है, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग हैं हमारे समाज में जो खुद के स्वार्थ के लिए समाज को बांट रहे हैं। तो दूसरी हमारी डिमांड यह है कि अनुसूचित जाति को सिर्फ अनुसूचित जाति यानी SC भारतीय लिखा हुआ ही कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए, उसमें सब कास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण ये होगा कि गुजरात में 10% के आसपास जो दलित है वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। आज सबको लड़ा रहे हैं ये लोग, कहीं पे बुनकर अलग है, कहीं पे चमार अलग है, कहीं पे वाल्मीकि अलग है, कहीं पे हांडी अलग है, कहीं पे तुरी अलग है। यानी इन लोगों का पूरा एक माया जाल है कि हम सबको अलग अलग करके यहां शासन किया जाए। गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने 3 दिन पहले ये कहा कि हम गुजरात की एजुकेशन सिस्टम में गीता को पढ़ाने जा रहे हैं। यानी गीता आपसे गुजरात के एजुकेशन सिस्टम में अंदर हो जाएगी और बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। हमारी 11वीं मांग कल से ये रहेगी सरकार के सामने कि गुजरात में भारत का संविधान पढ़ाया जाए। 8 से 12 साल के हमारे जो विद्यार्थी है उनको भारत का संविधान मेन कोर्स पे डाला जाए और ये भी पढ़ाया जाए। इस सब बात से हम जो सो गए हैं हमारे समाज के लोग, कुछ हिपोक्रेट्स आम्बेडकरवादी हमारे देश में घूम रहे हैं जिन्होंने चोला बाबा साहब का पहन कर रखा है, लेकिन अगर आप ऊंचा करेंगे तो अंदर आपको कहीं ना कहीं वीर सावरकर मिलेगा, कहीं ना कहीं हेडगेवार मिलेगा। तो ऐसे लोगों को छोड़ते हुए हम सही मायने में जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं उन लोगों का हम पूरे भारत में एक संकलन करना चाहते हैं। सब एक साथ मिलकर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान, गरीब, जो वंचित पिसा हुआ वर्ग है इस देश में, वो सब एक मिलकर आने वाले दिनों में अपनी खुद की लड़ाई लड़े। और हम ये चाहते हैं कि इस लड़ाई का नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार में से कोई ले। हमें इस
लड़ाई का नेतृत्व नहीं चाहिए। हमें चाहिए समृद्ध समाज, स्वाभिमानी समाज भारत में हम लोग बनकर रहे और हम लोगों को इस देश में संविधान के आधार पर जो कचरा हुआ वर्ग है उसको न्याय मिले। तो कल से हम अपनी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां से भी हमारे यहाँ भारत के जितने भी लोग आपके संपर्क में थे उन सबको कृपया ये कहा जाए कि ये समय अंदर अंदर लड़ने का समय नहीं है। ये समय हमको सबको मिलजुल कर एक होकर लड़ने का समय है। होंगे हमारे समाज में कुछ बुरे लोग भी होंगे, लेकिन हम उनको परसेंटेज वाइज बांट दे। 100% बुरे उनको छोड़ दे, 50% बुरे उनको, उनकी 50% उनमें अच्छाइयां है, उनको लेकर हम सब एक साथ किसी अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व में इस देश के बहुजनों को एकत्रित करने का काम हम करें। और वहां से आप इन लोगों को कहिए कि सब एक हो जाओ और एक होकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए, आपके परिवार के स्वाभिमान के लिए आप सब निकलो, लड़ो। घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी और हमें गालियां देगी कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। तो इसके लिए भी हम सबको निकलना पड़ेगा। आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसलिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिद्धार्थ परमार साहब का गुजरात से। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं स्पेशल, क्योंकि वो उनकी बिटिया का तबीयत भी खराब था, उसके बावजूद भी उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। और कल एक बृहद यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मैं हमारे साथ आज काफी मेहमान जुड़ गए हैं। मैं बारी बारी से सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि अपने परिचय दें और कल की इस पद यात्रा के संदर्भ में अपने विचार भी रखें और अपने मित्र या दोस्तों को भी आमंत्रित करें इस संदर्भ में। तो मैं साथियों से चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, और अपनी बात करें। मैं गुजरात से मावजी भाई राखसिया, सामाजिक आगेवान हूं। और कल जो यात्रा शुरू हो रही है गुजरात से, सिद्धार्थ भाई परमार विधायक की, जो सालों से हमें अन्याय हो रहा है, वो अन्याय के लेकर कल से जो यात्रा शुरू हो रही है, तो अपना हक और अधिकार की ये लड़त है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये यात्रा है, कोई अपनी बात नहीं है, सब समाज की बात है। इसमें जो अनुसूचित जाति है इसकी भी बात नहीं है, इसमें SC ST और OBC और माइनॉरिटी की बात भी है। जो लोग गरीब है, गरीबों को लेकर जो बात हो रही है, इस देश में दो भाग में विभाजन हो रहा है। देश एक विभाजन ये हो रहा है जो उद्योगपति और पैसे बड़ीवादी लोगों के बाद के देश है। एक लोग ऐसे है कि जो जिसके पास कोई धंधा नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, दिन पर जो बंधारण जोगवाई दे रही है बाबा साहब को, जो पढ़ने लिखने की बात है तो उनका पर प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। जो आरोग्य की बात है वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो इसमें बारे में ऐसा होगा कि जो लोग गरीबी में है वो लोग पढ़ नहीं सकते। तो पहले के बाद में जो बंधारण में लिखा है कि पढ़ने की बात और आरोग्य की बात वो फ्री में होनी चाहिए। इस सब मुद्दों के लिए राजकोट से सिद्धार्थ भाई परमार कल से भूखा पेट 400 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। वो बात जो अपने देश में ही हम उजागर करें, वो हमारी विनंती है। जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया साथियों का।
मैं और चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और अपनी बात संक्षिप्त। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सामाजिक कार्यकर गोपाल चावड़ा राजकोट का रहने वाला हूँ। मैं भी सिद्धार्थ भाई परमार के साथ भूख हड़ताल से उसके साथ जुड़ूंगा। जय भीम। साथियों जय भीम। मैं सतीश करोजिया। अभी सिद्धार्थ सर ने जो कहा बात अभी आपके सामने रखी, उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। और जो फैसला अभी लिया गया है हाल में कि हमें एक पदयात्रा करनी, यह समय की मांग है। अब समय आ गया है कि हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे जिस निर्णय से हम अपने समाज का विश्वास जीत सकें, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस समाज का विश्वास पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लोग अब अविश्वास की भावना में जी रहे हैं। ऐसे में एक विश्वास की डोर बांधने की आवश्यकता है और वो डोर बांधने का काम यह पदयात्रा करने वाली है। इस पदयात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत में ऐसा मैसेज जाएगा कि नहीं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो समाज के लिए मर सकते हैं, समाज के लिए अपनी बलिदान दे सकते हैं, अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं। तो जो कोई भी इस वक्त आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि यह गंभीरता का वक्त है, गंभीरता से सोचने विचारने का वक्त है और इस यात्रा को लेकर आप सब आपस में डिस्कस करें और डिस्कस करके आने वाले समय में ऐसी यात्राओं का समर्थन करें और अपने राज्यों में भी निकालें ऐसी यात्रा, ऐसा मैं चाहूंगा। जय भीम। जी बहुत शुक्रिया सतीश कनौजिया जी, जो मुंबई से चल के आए हुए हैं और 2-3 दिन से लगातार यहाँ डटे हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मीना पेरियार जी जुड़ी हुई हैं नेपाल से, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमें सुन पा रहे हैं मीना जी? हेलो। बहुत देर से जी, बहुत स्वागत है मीना जी नेपाल राज्य से आपका। धन्यवाद जी। मैं आपसे प्रतिक्रिया लेने से पहले संतोष साहू आप जो ओवैसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत देर से हमारे साथियों की बातें सुन रहे हैं। मैं संतोष साहू साहब से प्रतिक्रिया पहले ले लेता हूं, उसके बाद में मैं आपके नेपाल राज्य की और आपके पास जाऊंगा। आप एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहां पे दलितों के मूवमेंट पर, महिलाओं के मूवमेंट पर आप बहुत बड़े लंबे समय से काम कर रही हैं। तो नेपाल राज्य में भी एक हिंदू राष्ट्र है और वहां भी छुआछूत की भावना की स्थिति लगातार बनी रहती है और उसकी वहां पे लड़ाइयां आप लगातार लड़ते हैं। तो अगर आपकी आवाज हमारे तक अब तक पहुंच रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं वहां से। मीना जी स्क्रीन पे आ जाएं और अपनी बात रखें। हेलो जी, मीना जी अपनी बात रखें, हमारे साथी सभी सुन रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सब जने को। हम नेपाल से जुड़े हुए हैं। विशेष करके आप सब लोगों को धन्यवाद जो अवसर हमको दिया जाता है। किसी वक्त नेट के कारण हम जुड़ नहीं पाते, लेकिन अवसर बहुत ज्यादा जो आप लोग दे रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। अभी नेपाल में जैसे भारत देश है या वहाँ हिंदू राष्ट्र है, वैसा ही नेपाल में भी उसी अवस्था में छुआछूत की भावनाएं, छुआछूत भेदभाव अभी भी है। जो नेपाल का सबसे पहले मुलुकियन बना था 1910 विक्रम संवत 1910 में, उसमें शेड्यूल कास्ट को छुआछूत करने के लिए ही कानून बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे कानून परिमार्जन होते हुए अभी जो हम लोगों का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो संविधान हम लोगों का अभी नया बना है, उस संविधान में दलितों का हक, फंडामेंटल राइट में ही दलित का हक लिखा हुआ है, दलितों का हक स्थापित किया हुआ है। लेकिन जो व्यवहार है, जो कल जो छुआछूत का व्यवहार होता था वही अभी भी है।
वो कंटिन्यूस है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप लोग ने सुना होगा पहले बार जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के कारण, उस समय यहाँ इंटरकास्ट शादी करने की वजह से 12 लोगों को यहाँ पर मारा गया। 6 लोग को तो वहीं पर उसी नदी में, वहीं पास के नदी में मार के फेंका गया और 6 लोग नदी में तैर के बच गए। मीन्स इंटरकास्ट शादी करने का भी वो सजाए है यहाँ पर सामाजिक हिसाब से, कानूनी हिसाब से। नेपाल राज्य में अभी फंडामेंटल राइट जो हम लोगों का है, फंडामेंटल राइट में ही दलितों के लिए एक तो भेदभाव छुआछूत का हक एक है और दलितों का हक एक है। 2 हक अभी फंडामेंटल राइट में ही स्थापित हुआ, लेकिन उसको जो कार्यान्वयन करने वाला निकाय जो है, उसको इम्प्लीमेंट जो करने वाला निकाय है, वो इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता है, वो विभेद अंत करना नहीं चाहता है। राज्य है जो संरचना राज्य की बनी हुई है, वो विभेद अंत करना नहीं चाहता है। ये अवस्था है नेपाल में भी। मैं दलित कास्ट से ही हूँ, मैं परिवार हूँ, यहाँ पर दलित कास्ट में ही आता है मेरा कास्ट। मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों को मालूम है, इसके पास नॉलेज है, ये आगे बढ़ सकती है, ये हम लोगों को पढ़ा सकती है, इसके पास बहुत सारी खूबियां हैं। उन लोगों को मालूम है, वो लोग और जगह जाकर कह सकते हैं, लेकिन मेरे आगे वो लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट की हूँ। मुझे एक्सेप्ट करने में कंजूसी है। इस तरह की भावना है, जैसे भारत में वैसे नेपाल में भी है, लेकिन थोड़ी सी क्या नेपाल में स्किप कर चुके हैं। अभी जो हम लोगों का संविधान जो बना था, जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान में दलित कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के दलित लोग 49 लोग वहां पर प्रतिनिधित्व हुए थे। इसलिए अभी का संविधान कुछ बना हुआ है, इसको कार्यान्वयन कैसे करेंगे। हम लोग तो अभी नए संहिता में गए हैं, इसलिए अब इसको कार्यान्वयन करने के लिए कष्ट है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां है। देखिए अब कैसे चलता है। अभी मैं इतना ही रखूंगी। छलफल के दौरान फिर और कुछ आगे कहने का अवसर मिला तो जरूर आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूंगी। आपका मीना पेरियार जी, आप नेपाल से जुड़कर अपनी बातों को हमारे साथ साझी की हैं और आपके विचार को हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी और विद्वान साथी सुन रहे थे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ओबीसी मोर्चा के हैं और गुजरात राज्य में हिंदुत्व को ढोने वाले यहाँ के ओबीसी भाई लोग हैं। तो मैं संतोष साहू जी आपसे चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे बीच में आप स्क्रीन पे आ जाएं। संतोष साहू साहब, मुझे लगता है संतोष साहू साहब हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उससे पहले मैं और भी साथियों से चाहूंगा कि हमारे बीच में अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो उनसे मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें। आप अपना परिचय दें और अपनी बात थोड़ा नजदीक लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजवंश परमार, राजकोट गुजरात से। मैं टुक में इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने बहुत ही परिश्रम करके हमें इस स्टेज तक लाया है, लेकिन आज के समय में हम लोग वापस उसी नर्क में घसीटे जा रहे हैं। और एक बार हम उस नर्क में चले गए तो वापस बाबा साहब तो नहीं आने वाले, वो तो पक्की बात है। तो उसको रोकने के लिए हमें आज अभी स्टेप लेने पड़ेंगे। और उसके लिए यहाँ राजकोट में, गुजरात में सिद्धार्थ परमार जी पूर्व धारा सभ्य, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। वो अन्न का त्याग करके 400 किलोमीटर, हम देख रहे हैं कि गुजरात में येलो हीट अलर्ट दे दिया है। 42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। उस 42 डिग्री टेम्परेचर में वो बिना खाना खाए पैदल 400 किलोमीटर राजकोट से गांधीनगर चल के जाने वाले हैं, क्योंकि समाज का उद्धार हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सिद्धार्थ परमार जी और दूसरे जो भी लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, हमें उन सबका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी निंदा करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी अपना परिचय बताएं और अपनी बात सभी की बात। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शैलेश परमार, राजकोट गुजरात से। खास करके यही कहना चाहूंगा
कि बिखरे हुए समाज में सब बिखरे पड़े हैं। पहले जैसा समय आने वाला है, अब जागरूक हो जाए तो अच्छा है। इतने तापमान के बीच 40-42 डिग्री के बीच अगर हमारे पूर्व विधायक सिद्धार्थ भाई परमार बिना अन्न लिए चल के जाने वाले हैं, इतने हीट वेव में राजकोट से गांधीनगर 400 किलोमीटर की पद यात्रा है। तो कृपया मेरा इतना ही कहना है कि उससे सपोर्ट करें, उसके साथ चले, ठीक है, ताकि संविधान बचाया जाए और जो दुबले कचले वर्ग के लोग हैं उसे न्याय मिले। बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थे हमारे युवा क्रांतिकारी साथी। मीना जी, कुछ हमारे और क्रांतिकारी साथियों को नेपाल की ओर से मोटिवेशन कुछ कहना चाहते हैं? कल की इस पद यात्रा में आपने सुना कि ये बिना खाए हमारे जाबाज साथी 400 किलोमीटर की 44 जो टेम्परेचर है, इसी कड़ी कड़कड़ाते धूप में निकलने वाले हैं। मैंने अभी देखा, थोड़ी देर में महिलाओं के बीच से मैं आ रहा हूँ, वहां अधिकांश आप जैसे महिलाएं वहां पे बैठी हुई थी और उन्होंने जोश भरते हुए अपनी बातों को रखा है और उन्होंने इस कार्यक्रम को समर्थन देने की बात भी कही। तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा फिर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं जो ओबीसी मोर्चा के हैं। संतोष साहू साहब, हमारे तमाम जो साथी गुजरात राज्य से जुड़े हैं वो सब आपके विचार को सुनना चाह रहे हैं, तो आप अपने विचार रखें इस पद यात्रा के संदर्भ में। और ये सम्राट अशोक जी का साम्राज्य रहा है, उनका कार्यकाल रहा है, ऐसा ऐतिहासिक बातें यहाँ बताई जा रही है और जगह जगह उनके बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। तो मुझे लगता है कि किसी समय में ये जो गुजरात राज्य है, इस धरती पर हमारे बौद्ध विचारधारा, समता एकता मूलक लोगों का विचारधारा का केंद्र रहा होगा। तो इस पर अपने विचार रखें संतोष साहू साहब। जी, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पे आए सभी विद्वान साथियों और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा कि मैं अभी यहाँ पे अपने जो बातें हुई उससे सुना कि भूखे पेट राजकोट से गांधीनगर गुजरात भारत में पद यात्रा सिद्धार्थ भाई परमार जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2022 से ये पद यात्रा प्रारंभ होने वाला है। मैं संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था जो भारत में अभी तक कायम है पर उसे बहुत ज्यादा कमजोर करने का जो कोशिश किया जा रहा है, इन बातों को ध्यान में रख के ऐसी भीषण गर्मी में ऐसे जो वीर सपूत भारत के लोग हैं, मैं उनको नमन करता हूं और इस पद यात्रा से वो अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम सब भारत के लोग उनके साथ हैं और देश और दुनिया के जो भारत के इस व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, उनके तरफ से भी आप सबको अपने कार्यों के लिए शुभकामनाएं मैं ज्ञापित करता हूं। और अभी जो बातें यहाँ आई, जो 10 पॉइंट को लेकर ये पद यात्रा है, तो मैं भी ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता हूं और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर भी ये पद यात्रा है। तो मैं भाई परमार जी को इन बातों के लिए, इन कामों के लिए जो भारत में एक बहुत बड़ा समस्या बन गया, अभी किसी भी देश के लोगों को उनकी गिनती, उनका आंकड़ा क्या है, जब तक आंकड़ा नहीं है उस देश के बजट में उनका हिस्सा कितना मिले, कैसे मिले, किन किन बातों के लिए मिले, ये कैसे निर्धारित होगा। और भारत सरकार इस ओर ओबीसी को बिल्कुल हाशिए पे डालकर इस देश को चलाना चाहते हैं। तो ये सरासर ओबीसी के साथ संवैधानिक ये संकट खड़ा हो गया है।
तो इन बातों को लेकर ये पद यात्रा है। इस पद यात्रा में ओबीसी के भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत में ओबीसी का ये जीवन मरण का सवाल है कि हमारी गिनती को लेकर ये पद यात्रा चल रहा है। तो गुजरात और वहां से सटे हुए सभी राज्यों के साथियों से आग्रह हम करना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से कि आप इस पद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आर्थिक संसाधन मुहैया कराएं, क्योंकि अभी जो बातें आई कि आने वाले समय में हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, ये सच है। एक देश में दो देश बना दिया गया है और अगर हम अपने घरों में सीमित रहे, आज जो लोग हमारे लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं और अगर हम गलती से उसको मकानों से बैठ के अगर देख रहे हैं तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में संविधान एकाएक नहीं आया है। सदियों सदियों के कुर्बानी का परिणाम है भारत का संविधान, और भारत का संविधान का ही वो ताकत है कि अभी इस वक्त हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। नहीं, अगर ये संविधान कल जब नहीं था संविधान तो हमारे बाप दादा हमारे पुरखों के ऊपर क्या बीता। और अगर आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी को बोलने का अधिकार मिला है, जो भी साधन सुविधा दिखाई पड़ रही है उसके पीछे कोई और नहीं, भारत का संविधान खड़ा है। और भारत का संविधान सचमुच खतरे में है। खतरे में इस वजह से भी है कि अभी देश और दुनिया ने देखा कि ईवीएम से जो चुनाव कराया गया, ईवीएम ट्रकों में मिल रहा है, ऑटो में मिल रहा है, छोटी छोटी गाड़ियों में बिना सुरक्षा का घूम रहा है। ऐसे बीजेपी का जो सैकड़ों कार्यक्रम को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा गया कि हजारों कुर्सियां हैं, उसमें 200-400 लोग बैठने वाले लोग नहीं है। अगर लोग रैलियों में शामिल नहीं हो रहे हैं, सभा में नहीं आ रहे हैं, मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, तो आखिर बीजेपी को वोट देश में कौन कर रहा है? कौन पर्दे के पीछे से बीजेपी को जिता रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इन बातों को लेकर ये जो पद यात्रा चल रहा है, और मैं भाई जगदीश सिंह जी से तो बहुत प्रभावित हूं कि अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ में जो जन जागरूकता वो ला पाए हैं मीडिया के माध्यम से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के बारे में जो बातें अभी आई कि बाबा साहब का नाम लेकर लोग घूम रहे हैं, पर उनके शरीर के अंदर एक दूसरा ही विचारधारा चल रहा है। वो हेडगेवार मिलेंगे, सावरकर मिलेंगे, ये बात बिल्कुल जायज है। आपने कहा है, पूर्व वक्ता साथी ने जो कहा वो बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बाबा साहब बहुत मशक्कत के बाद कांच की तरह बिखर चुके लोगों को वो शेड्यूल कास्ट के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में, बैकवर्ड के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में वो इकट्ठा कर पाए। उनका एक महान कार्य है भारत के लिए, और हम सब लोग वर्ग का लाभ लेते हैं, काम जातियों का करते हैं। हमारा आज जो मुसीबत है, आज जो हम इस देश के मूल बासिंदों के वंशजों का जो पतन है, वो संवैधानिक व्यवस्था का लाभ तो जरूर हम ले रहे हैं, लेकिन काम हम मनुवादी व्यवस्था में, जो जाति की व्यवस्था थी, अभी भी वहां फंसे हुए हैं। और एक नई जो व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच में जो हिंदुत्व का व्यवस्था लाया गया है, इसको भी देश भर के लोगों को समझने की बात है कि जब मनुवादी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम कहाँ खड़े थे, और आज संवैधानिक व्यवस्था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यक की जो व्यवस्था है, उस पे हम कहाँ खड़े हैं, लाभ हमको कहाँ से मिल रहा है, काम उस लाभ से हम कहाँ कर रहे हैं। आप मैक्सिमम पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के कार्यों को अगर सूक्ष्म तरीके से देखें तो हम संवैधानिक व्यवस्था का लाभ लेकर शिक्षा पाए, नौकरियां पाए, नौकरियों में प्रमोशन हो रहा है, हमको राजनीतिक सुरक्षा मिला हुआ है, तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं। उससे जो राज्यों के बजट से, केंद्र के बजट से जो तनख्वाह के रूप में हमें मिल रहा है, उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हम जाति के मीटिंग लगाने में कर रहे हैं, हम धार्मिक कार्यों में कर रहे हैं, और ना मालूम और क्या क्या। जहां हमें 1 रुपए खर्च नहीं करना चाहिए, वहां हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई का लगभग पूरा पैसा खर्च हो रहा है, और लाभ हम संविधान का लेते जा रहे हैं। तो कभी भी ये जो बातें हैं कि लाभ हम कहीं और से लें, काम हम कहीं और का करें, तो दुनिया में कोई भी देश, कोई भी लोग नहीं है जो आने वाले संकट को रोक पाएंगे। साथियों, आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है,
इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़े वर्गों की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग इस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक बात आया था कि एससी के आधार पर शेड्यूल कास्ट में ये सच है कि सेंसस के आधार पे जो जानकारियां हैं कि 1703 जाति हैं, 1703 जाति का कुल जनसंख्या भारत में 15% है, राज्यों में अलग अलग है। तो बाबा साहब को तो पता था कि लोकतंत्र भारत में आ गया है, अब लोकतंत्र में बहुमत चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट सिर्फ 15% है। पूरे जातियों को मिलाने के बाद शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है। 850 जातियों को मिलाने के बाद दोनों को मिलाएं तो सिर्फ और सिर्फ 22.5% होगा। तो ओबीसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ही तरह सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर ये मनुवादी व्यवस्था में सछूत है। इसको आज नहीं कल बोध होगा और इस देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड एक होकर इस देश में 75% से ज्यादा इनका वोट बैंक है और ये बहुमत में है। बस इनको बोध कराया जाए तो इस देश के ये शासक बनेंगे, अपने बाप दादे पुरखों का जो विरासत है उसको संभालने में कामयाब होंगे। ये बाबा साहब का जो परिकल्पना था जो पूरा होगा। जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपका जो सुझाव है और मार्गदर्शन है हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगा है। और गुजरात राज्य के हमारे साथियों का भी कहना है कि दाऊ नंद कुमार बघेल जी भी जो छत्तीसगढ़ में एक क्रांतिकारी कदम उठा करके वहाँ ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, उनको भी इस पदयात्रा में किसी दिन एक बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे अहमदाबाद हो चाहे गांधीनगर हो, अब ये 15 दिन 20 दिन जो भी इनकी यात्रा चलेगी, इस बीच में उनका कब समय मिलता है तो वहां से आकर के सपोर्ट कर सकते हैं, फ्लाइट से आकर के। तो उनसे भी हमारे तमाम साथियों का और हमारे परमार सिद्धार्थ परमार साहब विधायक साहब का भी निवेदन है कि आप और दाऊ जी वहाँ से फ्लाइट से आएं और यहाँ के सभा को संबोधित करें इस पदयात्रा की। तो आपसे हमारे तमाम जो साथी हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, इनका भी गुजारिश है कि आप इस पदयात्रा पे आए यहाँ पे, और एक बड़ा मैसेज देश और दुनिया में जाएगा। क्योंकि दाऊ नंद कुमार बघेल जी वैसे भी अपने विचारों के लिए, अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए, उनको सच बोलने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। तो वो उनको हमारे जो यहाँ के जो गुजरात राज्य के जो हमारे जो साथी हैं, तमाम साथी हैं, इस पदयात्रा के आयोजक हैं, उनका निवेदन है कि जिस दिन भी वो आना चाहेंगे हम उनको हृदय से उनको आमंत्रित करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मैं एक्स MLA सिद्धार्थ परमार जी से भी चाहूंगा कि आप बुद्धिजीवी साथियों को, दाऊ जी को भी वहाँ पे इस संबंध में निवेदन कर लें। वैसे तो यूट्यूब में मैंने कई बार उनको सुने हैं, अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुजरात के जो ओबीसी हैं उनको अभी पता नहीं है कि सही रास्ता कहाँ, किस रास्ते से जा रहा है, हमें किस दिशा में जाना है। वो ओबीसी समाज के यहाँ समृद्ध है, बहुत ज्यादा समृद्ध ओबीसी समाज की बहुत बड़ी बड़ी जातियां है। तो अगर बघेल जी यहाँ पे आ सकते हैं तो हम ये चाहेंगे कि ओबीसी समाज के हम सम्मेलन करें और ओबीसी समाज में उनको ले जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदुत्व का झंडा ओबीसी समाज को पकड़ाए रखा है। और ओबीसी समाज लड़ रही है, ओबीसी समाज मर रही है, ओबीसी समाज जेल में जा रही है और सत्ता में ये लोग आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ओबीसी समाज के हमारे जो लड़ायक लीडर है, निष्ठावान लीडर है, वो भी गुजराती में आए, हम पूरा उनके साथ अपना सहयोग देंगे और ओबीसी समाज को आप जागरूक करने का काम करें, ऐसे हम आपसे निवेदन करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ परमार साहब का, जो इस कार्यक्रम की बहुत ही जल्दी मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। सॉरी जी, पहले तो सबको मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी अपनी तरफ से, क्योंकि क्या है कि आज ये हालात बहुत नाजुक दौर से गुजरा भारत। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोऊ किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है।
फिर कहते हैं कि जो है कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है, कि बिना राज के सब दले मले का मतलब है बिना राज का मतलब इंसानियत के, जो इंसानियत का धर्म होता है, सच्चाई और ईमानदारी, वो बिना राज के नहीं चलता है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास में ना तो न्याय है, ना ही उनके पास में कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब आपको दे सके, उनसे मांग रहे हैं हम। तो बात क्या है कि जब बहुजनों के पास में क्या है और क्या नहीं है, तो उसको हमें सोचना पड़ेगा। राज सत्ता जब तक आप लोगों के हाथ में नहीं आएगी, बहुजनों के हाथ में, तब तक आप नाक रगड़ लेना या पैर रगड़ लेना या मत्था रगड़ लेना, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जन शक्ति बहुजनों के पास बहुत सारी है, बल शक्ति बहुत सारी है और धन शक्ति भी है बहुत सारी। सिर्फ आत्मविश्वास शक्ति नहीं है, अपने अंदर आत्मविश्वास ही दिन पैदा हो जाएगा बहुजनों के, और ये एकता जो हो जाएगी तो राज तो इनके कदमों में आएगा। तो बिना राज के, याद रखना, बिना राज के आप तब्दीली नहीं कर सकते। मनुवादी तो आज जिस पे पैतरे में चल रहे हैं वो उनको 5000 साल का तजर्बा है, वो किस तरह बहाना मार कर तोड़ना, किस तरह बर्बाद करना है, उनको बर्बाद करना आता है, गुमराह करना आता है, उनको कुछ नहीं आता। लेकिन राज अगर बहुजनों का आत्मा चाहते हैं, आपके पास में जनशक्ति भी है, बल शक्ति भी है, धन शक्ति भी है, सिर्फ आत्मविश्वास शक्ति पैदा करें और राज आपके कदमों में होगा। तो याद रखिए, बिना राज के कोई भी किसी को सुख से नहीं बैठने देता। अगर राज आपके हाथ में हो तो आपके पर आएंगे सबूत। तो याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और ये जो प्रोग्राम रखा है विजय भाई ने और जितनी भी टीम है, सबको मैं बधाई देता हूँ कि जागरूक है। इतना ही है कि उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, बस गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी। याद रखना इस बात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, जो हमारे चैनल के संपादक हैं। आपका अमेरिका से स्टूडियो से आपने संबोधन किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमारे बीच में और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी विचार साझी करें। मैं मीना पेरियार जी से लास्ट कमेंट के रूप में, हमारा कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, मीना पेरियार जी हमें सुन पा रही है तो हमारी इस पदयात्रा के संदर्भ में मोटिवेशन करें और हमारे भाइयों को मार्गदर्शन कुछ करें, क्योंकि आप वहां पे एक जनहित की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ती हैं, सड़कों की लड़ाई लड़ती हैं। तो हमारे भाइयों को, यहाँ के गुजरात के साथियों को, बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मीना जी, मीना जी हमें सुन पा रही हैं? एकदम सुन रही हूँ, मैं अपडेट हूँ एकदम। आप लोग ने जो कदम उठाया है ये संविधान को बचाने के लिए, इसका सलाम है हमारे नेपाल के तरफ से आप लोगों को। ये शेड्यूल कास्ट का जो मसला है, जो ओबीसी वर्ग का जो मसला है, वो नेपाल और भारत में इक्वल है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग बहुत कष्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए भारत में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसका रिफ्लेक्शन नेपाल में जरूर होगा। इसलिए हमारे तरफ से आप लोग एकदम हम लोग सैल्यूट करते हैं आप लोगों को। आपकी इस पदयात्रा सफल हो, शुभकामनाएं देना चाहते हैं नेपाल देश के तरफ से, हमारे व्यक्तिगत तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपकी ये पदयात्रा जो है, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग लिए हुए हैं वो पूरा हो, ये शुभकामना देना चाहते हैं। मीना जी, आप लोग को बुलाना चाहिए, इतना बड़ा प्रोग्राम है। हमको अगर आप निमंत्रणा करते कुछ दिन पहले, हमको पता चलता तो हम जरूर आते हैं। अगली बार आपको हम जरूर बुलाएंगे। लेकिन नेपाल में दलितों की संख्या कितनी है परसेंटेज? 15 दिन की यात्रा है अभी 15 दिन की यात्रा है अभी आ सकते हैं कहीं दिन दूर नेपाल। हाँ, कल देखते। कल अगर इन लोगों ने अपनी असलियत नहीं दिखाई और यात्रा को आगे चलने दी तो हम आपको इनवाइट करेंगे 15 दिन में। बीच में कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि बघेल साहब भी आए हमारे इस कार्यक्रम में, आप लोग भी आए। कल यात्रा शुरू होने के बाद आपके संपर्क में रहेंगे हम, पूरा लाइव चलेगा। तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, आप आते हैं तो हमारे मेहमान बनते हैं। अभी इस वक्त हमारे यहाँ नेपाल में लोकल इलेक्शन चल रहा है। अच्छा। लोकल इलेक्शन 2 महीने बाद लोकल इलेक्शन होने वाला है। अभी हम लोग ज्यादा बिजी है
पॉलिटिक्स में भी हम कुछ करते हैं, इसलिए इस वक्त आप हम लड़ रहे हैं? लेकिन आप लड़ रहे हैं? जी नहीं, लड़ नहीं रहे, हमारी पार्टी लड़ रही है और कोई लोग लड़ेंगे। अभी हम लोकल इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, उधर प्रोविंस का इलेक्शन होगा उसके बाद वहाँ पे लड़ेंगे। दलितों की संख्या कितने परसेंट है? जी जी, दलित कितने परसेंट है नेपाल में? शेड्यूल कास्ट इधर दलित का परसेंट जो एनजीओ लोग दलित का डाटा लिए हुए हैं वो 22% दलित है बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो डाटा लिए हुए वो 13% दिखा रही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ज्यादा जैसे दलित लोग यहाँ पर है वो अपना कास्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित लोगों को घर नहीं मिलता है, किराए में कोई रहना चाहता है उन लोगों को घर नहीं मिलता है। इस समस्या से लोग अपना कास्ट नहीं बताते, कास्ट को डाइवर्ट करके कोई अपना कास्ट डाइवर्ट करके रखे हुए हैं, इसलिए दलित का जनसंख्या इक्वल नहीं आ रहा है। अभी 13% जो गवर्नमेंट की तथ्यांक है, सर्वे है, उसमें 13% दलित को दिखाया गया है, लेकिन इक्वल जनसंख्या उसमें नहीं आती है। आपको शुभकामनाएं हैं, आप लोगों की जो पदयात्रा है वो सफल हो। मीना जी, जरूर आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे आने की अपनी सहमति दी। बहरहाल आने वाला समय में, आने वाला साल में इलेक्शन भी है और यहाँ पे जो हमारे जो दाऊ नंद कुमार बघेल जी है उनको भी सूचना मिला हुआ है, तो वो तो कहीं भी ऐसे आयोजन होते हैं तो वो तुरंत एक पैर में खड़े रहते हैं, वो आने की कोशिश भी करेंगे। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, वहां से जुड़कर आप हमारे साथियों को मोटिवेशन किया है और आपकी ये प्रेरणा भरी बातें हमारे लोगों तक जाएगी, हमारे महिलाओं तक जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस लाइव प्रोग्राम में अपनी बात साझी की है, धन्यवाद आपका। मैं आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले संतोष साहू साहब आज के इस प्रोग्राम पे अपने संक्षिप्त विचार दें। जी, मैं आप राजकोट गुजरात में हैं और ये जो पद यात्रा है भूखे पेट संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि भारत के समस्त जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अधीन है और वही संविधान खतरे में है, उसको लेकर जो जन जागृति और देश और दुनिया को संदेश देने का एक जो बड़ा कदम उठाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। और इस काम में जो क्रांतिकारी साथी आगे बढ़कर कदम बढ़ाए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और सभी राज्यों के जो समाज सेवी हैं, समाज का दर्द जिनके दिलों पे है और जो संवैधानिक व्यवस्था का लाभ लिए हुए लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में, इस पद यात्रा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले और इस कार्यक्रम को देश ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाने में वो साथ सहयोग करें, मदद करें, ऐसा मैं अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। आप दाऊ जी से बात करें। इस बीच में अहमदाबाद में शायद इनका एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन गैदरिंग होने की संभावना है। तो अगर आप रायपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट तो डेली रहती है मुझे लगता है, तो हम देखते हैं कि अभी कौन सा दिन वहां पे हमारे पदयात्रा में साथियों का जो पदार्पण वहां पे हो रहा है, तो इसकी सूचना हम आपको देंगे एक दिन पहले, ताकि आप लोग वहां से डायरेक्ट फ्लाइट में आकर आए और यहाँ का संबोधन कर सके और यहाँ के प्रोग्राम को मोटिवेशन कर सके। तो आप और दाऊ जी से विशेष आग्रह है कि आप ओबीसी से भी है और दाऊ जी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के एक पिताजी है और एक सामाजिक क्रांतिकारी उनके अंदर में है, तो उनके आने से यहाँ पे एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो सभी साथियों का यही गुजारिश भी है कि दाऊ जी को कन्विंस करें आप, और मुझे लगता है कि वो जरूर आएंगे। और आने वाला साल में इलेक्शन है, इसका भी एक बहुत व्यापक असर पड़ेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, हमारा कार्यक्रम भी कंप्लीट हो चुका है, मैं लास्ट संदेश के रूप में यहाँ के जो आयोजक हैं सिद्धार्थ परमार साहब, जो युवा है, यंग है,
और क्रांतिकारी शरीर के अंदर में उनकी एक एनर्जी है, जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है गुजरात की धरती से। हम उनको नमन भी करते हैं हमारे टीम की ओर से। अंतिम संदेश के रूप में तमाम जो साथी है इस पदयात्रा में भाग लेंगे, उन साथियों को मैसेज के रूप में, मैं लास्ट कमेंट के रूप में साथियों को, जी सर अपनी बात। मानवता चैनल के जगदीश जी और आज हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। मेरा ये लड़ाई की शुरुआत है। हम चाहते हैं कि कल के बाद क्या निकल के आता है इसमें से, कल जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा। अगर सरकार कल रोकती है हमें, तब भी हम लोग इससे ज्यादा जूम मीटिंग में इकट्ठा होकर पूरे भारत से हमारी रणनीति तैयार करेंगे। अगर यात्रा निकलती है तो यात्रा में हम कहाँ कहाँ हम सब मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो उसका हम पूरा प्लानिंग करेंगे। जो भी मेरे साथी इसमें हमारे साथ जुड़े उनसे मैं एक नम्र निवेदन करूंगा कि इसके बाद भी आप जिनके संपर्क में हैं उनके साथ जूम मीटिंग चालू रखें, ताकि आने वाले दिनों में हमें जो भी स्टेप लेने हैं, हमारे पास सिर्फ 2 साल है इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए। किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से हमें 23 में हमको हमारा मजबूत किला बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग मिलकर इस देश के मूल निवासी 95% लोग इस किलों को अगर हम मजबूत कर लेते हैं, तो आप मानिए कि 2024 के बाद बाबा साहब की कल्पना का भारत, सम्राट अशोक की कल्पना का भारत हम लोग बना सकते हैं। इस देश में किसको शासन करना चाहिए, कौन शासन में आएगा, ये हम तय करेंगे। अगर हम लोग सब मिलकर एक दूसरे की हम सब कोई नहीं, समाज इसका हम सब इस आंदोलन का नेतृत्व करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।